Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर से आप देखने वाले हैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपको मैं इन सेंटेंसेस के थ्रू काफी इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं, आपकी काफी इंग्लिश को इंप्रूव करने की मैं कोशिश करता हूं, आपको काफी सारी वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजेस कराता रहता हूं, जिससे कि आपका कन्वर्सेशन बहुत बेटर हो सके और आप काफी अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो देखिए, आज का पहला सेंटेंस है। देखिए, मैं सिर्फ सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन नहीं बल्कि मैं आपको सिखाता हूं इडियम्स, फ्रेजेस। मेरा फोकस वोकैबुलरी पर रहता है, आपकी ओवरऑल इंग्लिश को इंप्रूव करने पर रहता है। सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस व्हिच इज, वो काफी समय से ताक झाक कर रहा है। अब इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? He has been snooping around for a long time. He has been snooping around. यहाँ पर आप snoop around का मीनिंग देखिए। To look around a place secretly in order to discover things or find out information about someone or something. यानी किसी न किसी चीज या किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, खोजबीन करना, किसी जगह में सीक्रेटली इधर उधर घूमना, यानी कि ताक झाक करना, उसको हम इंग्लिश में स्नूप अराउंड करना कहते हैं। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। ही हैज बीन, जो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में ही हैज है। ही हैज बीन स्नूपिंग अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफी लंबे समय से वो स्नूप अराउंड कर रहा है, यानी कि ताक झाक कर रहा है। एंड प्लीज रिमेंबर, please keep this in mind that you have to make more and more sentences to practice a particular thing. तो जैसे कि मैंने आपको ये phrasal verb बताया snoop around, so अब आपको snoop around से कुछ sentences जरूर बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अपने कन्वर्सेशन में एक्चुअली जब आप बात कर रहे हो ना, तब आप इसका यूज कर सके। देखिए, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। मैंने उसे अपने कमरे में ताक झाक करते हुए पकड़ा। देखिए, वही सेंटेंस है, ताक झाक करते हुए पकड़ा मैंने, यानी कि I caught her snooping around in my room. I caught her. एक्चुअली में जो एक caught है, ये कैच की सेकंड फॉर्म है। I caught her, यानी कि मैंने उसे पकड़ा, क्या करते हुए? Snooping around, snoop around करते हुए। कहां पर? In my room, यानी कि मेरे रूम में। I caught her snooping around in my room. मैं इतना दुखी था कि मैंने उससे बात करने से मना कर दिया। मैं बहुत ज्यादा दुखी था, मैंने उससे बात करने से भी मना कर दिया। I was so distraught that I refused to talk to her. यहां पर आप distraught का मीनिंग देखिए, very worried and upset. तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि sad की जगह पर आप distraught का भी यूज कर सकते हैं। So distraught means you're very worried and upset about something. I was distraught that I refused to talk to her. और refuse करने का मतलब होता है मना कर देना। I refused, मैंने मना कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपको ना अलग अलग वर्ड्स का यूज करना चाहिए ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आपको अच्छा लगे इंग्लिश बोलने में, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगे। सो आई वॉज डिस्ट्रॉट। इसी तरीके से ना सैड को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं सैड को रिप्लेस करने के लिए। एक वीडियो में मैंने काफी सारे सिनोनिम्स बताए हुए हैं सैड के, उस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप जरूर देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगला सेंटेंस देखिए। एकदम किसी चमत्कार की तरह, बहुत चमत्कार सा हो गया, चमत्कारी रूप से। Miraculously he won the lottery, यानी कि miraculously ऐसा हुआ। So if something happens miraculously, that means it happens in a way that is very surprising और डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी किसी चीज पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा वो चीज आपको सरप्राइज कर देती है, यानी कि वो चीज मिराक्युलसली होती है। यानी मिराक्युलसली, यानी कोई भी चीज चमत्कारी रूप से हुई ना, तो आप सिंपली सैड वर्ब का यूज कर सकते हैं मिराक्युलसली। जैसे कि वो एकदम जादू की तरह ना मेरे सामने आ गई। शी अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी मिराक्युलसली। मिराक्युलसली वो पास हो गया जबकि उसने मेहनत भी नहीं की थी। ही पास्ड ऑल द एग्जाम्स मिराक्युलसली, यानी वो सारे पेपरों में पास हो गया और ये सब कुछ बहुत ही मिराक्युलस था। जैसे कि उसका बिहेवियर, हिज बिहेवियर वाज मिराक्युलस, यानी बहुत ही सरप्राइजिंग था उसका बिहेवियर। हो सकता है उसका बिहेवियर हमेशा से बहुत अलग था, तो मैंने कहा मिराक्युलस था, बहुत ही अच्छा था। हो सकता है वो बहुत ही ना सैड रहता था लेकिन एकदम से बहुत हैप्पी था, यानी कि मिराक्युलस बिहेवियर। सो इफ समथिंग मिराक्युलसली हैपेंस, इट हैपेंस इन अ वे दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ सेंटेंसेस को रटना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है, सो दैट यू कैन बी एबल टू मेक हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस। Because if you understand a specific sentence structure in a very nice manner, you can easily make more and more sentences. You can make hundreds of sentences when you are being a part of a conversation. I think you understand what I'm trying to say. Deep down, I just want you to keep improving your English. I don't want you to focus on rote learning, which is not learning by heart
only just reading the words and trying to keep them in mind without practicing or without using them in your actual life, in your actual conversations. जब उसने सबको मेरी करतूतों के बारे में बताया, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। यानी कि मेरे जो काम थे, मेरे कारनामों के बारे में बताया, शर्म से मैं पानी पानी हो गया। अब यहाँ पर एक तो होता है ashamed हो जाना, एक और वर्ड है when he told everyone about my doings, deeds or actions, I was mortified. Mortified का मीनिंग very embarrassed. जब आप बहुत ही embarrassed हैं, आपको बहुत शर्म आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जैसे कि गलत हुआ, उससे आपको शर्म आ रही है, यानी कि you are mortified. So mortified is a very good adjective to use in such conditions, in such situations when you feel you are embarrassed. So instead of using the word embarrassed, you can just simply use this one, mortified. I was mortified when he told everyone about my doings. तो यहाँ पर देखिए कारनामों के बारे में, करतूतों के बारे में, जो आपने कर्म किए, काम किए, उनको आप इन तीनों में से किसी भी वर्ड का यूज करके रेफर कर सकते हैं। डूइंग्स यानी किसी के काम, डीड्स और एक्शंस, सबका मतलब है करतूते, कारनामे या फिर काम, जो भी हम जैसे हिंदी में कहते हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज मोटिफाइड का यूज करके कुछ सेंटेंसेस जरूर बनाना ताकि आपके एक्चुअल कन्वर्सेशन में यूज हो सके। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं ना, तो एक्चुअली बात करते वक्त आपको ये वर्ड्स माइंड में एकदम से आएंगे नहीं और आप बात कर नहीं पाएंगे ढंग से, और आपको लगेगा मुझे एक वर्ड तो पता है लेकिन मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। वो एक्चुअली में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने उससे सेंटेंसेस नहीं बनाए होते, उससे आपने प्रैक्टिस नहीं की होती। सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू प्रैक्टिस। इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लो। कई बार ऐसा होता है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत ही जरूरी बात होती है, तब हम ऐसा कहते हैं कि इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, एक और वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं, जस्ट इनग्रेन इट इन योर ब्रेन। यहां पर इनग्रेन का मीनिंग देखिए, फर्मली फिक्स और एस्टैब्लिश अ हैबिट, बिलीफ और एटीट्यूड इन अ पर्सन, यानी किसी एक इंसान के अंदर एक धारणा डाल देना, कोई हैबिट या बिलीफ या एटीट्यूड, किसी चीज को भर देना, यानी अच्छे से अपने मन में उसको डाल लेना, किसी चीज को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से अपने अंदर डाल लेना, उसको कहते हैं इनग्रेन कर लेना। जस्ट इनग्रेन इट इन योर ब्रेन, यानी इसे अपने ब्रेन में इनग्रेन कर लो। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था इंस्टिल का मीनिंग, उसका भी मतलब यही होता है किसी चीज को अपने मन में डाल लेना, फर्मली फिक्स कर लेना किसी आइडिया को या किसी बिलीफ को। जैसे कि अपने स्टूडेंट्स में मैं हमेशा कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की कोशिश करता हूं, तो वैसे ही इनग्रेन का भी मतलब होता है अपने दिमाग में किसी चीज को अच्छे से डाल लेना। जस्ट इनग्रेन इट इन योर ब्रेन। मैं उसे राहुल के बारे में बताना चाहता था, पर फिर मैं कहते कहते रुक गया। राहुल एक एग्जाम्पल है इस सेंटेंस में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस नाम को लेता हूं। मैं उसे राहुल के बारे में बताना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टेल हिम अबाउट राहुल, पर फिर मैं कहते कहते रुक गया। अब यहाँ पर आप भी कहते कहते रुक जाते हैं कई बार इंग्लिश बनाते वक्त। देखिए इसको हम कह सकते हैं, आई वॉन्टेड टू टेल हिम अबाउट राहुल बट आई bit my tongue. So this is actually an idiom here. To stop yourself from saying something. यानी कहते कहते अपने आप को जब आप रोक लेते हैं ना, इसका मतलब you bite your tongue. ये एक idiom है इंग्लिश में, इसका इसी तरीके से यूज होता है, और bite की सेकंड फॉर्म है bit यहाँ पर। So I bit my tongue, यानी मैं कहते कहते रुक गया, यानी मैंने अपने मुंह को बंद कर लिया, मैं बस कहते कहते रुक गया। I wanted to tell him about Rahul, but I bit my tongue. बोलने के टाइम पर तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो वैसे तो बहुत बोलते हैं पर बोलने के टाइम पर चुप हो जाते हैं। You should not remain quiet at the time of speaking. You should not remain quiet. तो should not यहाँ पर एक मॉडल है, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। You should not remain. Remain मतलब रहना होता है। इसका यूज अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको यहीं पर आई बटन में मिल जाएगा। You should not remain quiet. तुम्हें क्वाइट नहीं रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के टाइम पर। जब बोलने का टाइम है ना, जब बोलने का टाइम होता है, तब तुम्हें शांत नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट रिमेन क्वाइट व्हेन इट्स योर टाइम टू स्पीक। जब आपके बोलने की बारी आए तो चुप नहीं रहना चाहिए। अगर राहुल को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं तुम्हें वो, अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो। ऐसी बातें हम कई बार कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, इफ राहुल फाइंड्स आउट अबाउट दिस He won't leave you. तो अगर कोई इंसान फाइंड आउट कर लेता है किसी चीज को, यानी उस चीज का उसको पता चल जाता है। If राहुल finds out, ये एक्चुअली में एक कंडीशनल सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, finds. If राहुल finds out, अगर राहुल को पता लग जाए about this, इसके बारे में, he won't leave you. वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जैसे ही ऐसा हुआ ना, जैसे ही अगर उसने फाइंड आउट किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। If राहुल finds out about this, he won't leave you. ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए। एकदम शांत रहो, चुप रहो। दिस सीक्रेट शुड स्टे बिटवीन यू एंड मी। वेरी सिंपल। दिस सीक्रेट
शुड स्टे, इसको रहना चाहिए, बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में इस सीक्रेट को रहना चाहिए। तुम इतने समय से क्या कर रहे हो, तुम इतने टाइम से कर क्या रहे हो। हम बोलते ना, पूछते हैं किसी से इतने टाइम से कर क्या रहे हो। What have you been doing all this time? यानी इतने समय से, ये जो पूरा समय अभी गया, तुम क्या कर रहे हो इतने टाइम से। What have you been doing all this time? अब मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार याद मत दिलाओ। There is no need to rub it in. यहाँ पर फिर से ये एक इडियम है, इसका मीनिंग देखिए, to keep reminding someone of something unpleasant, यानी किसी ने गलती से कुछ गलत कर दिया है, जैसे उससे कुछ गलती हो गई है और बार बार उसको वही गलती याद दिला देना कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बार बार उसे रिग्रेट फील करवाने की कोशिश करना, उससे वो बुरा फील करता है, बहुत डिस्ट्रॉट हो जाता है, वो बहुत वरीड हो जाता है, उसको बार बार वही खराब बात याद दिला देना जिससे वो अपसेट हो जाए। इसका मतलब यू आर रबिंग इट इन। सो रब इट इन का मतलब होता है बार बार किसी को याद दिलाना किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन के बारे में। सो देयर इज नो नीड टू रब इट इन, यानी रब इट इन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी को ऐसा गुस्से में कह सकते हैं, अब बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू रब इट इन, बार बार याद मत दिलाओ मुझे, हो गया तो हो गया, बस जो होना था। इस तरीके से मैं तुमसे कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन अपनी बातों में हमें इस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इसका ट्रांसलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपली एकदम कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। आई डोंट से एनीथिंग टू यू बट दिस डजंट मीन दैट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। यहां पर आप देखिए, आई डोंट से एनीथिंग टू यू, यहां तक इसका मतलब क्या है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। आई डोंट से एनीथिंग टू यू बट, लेकिन, दिस डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं बनता, इसका ये मतलब नहीं है, दैट यानी कि यू कैन डू, तुम कर सकते हो, व्हाटएवर जो कुछ भी, यू वांट तुम चाहो। आई डोंट से एनीथिंग टू यू बट दिस डजंट मीन दैट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्रेज है दिस डजंट मीन, इसका आप यूज कर सकते हैं अलग अलग बातों में। जैसे कि मैं खाना नहीं खा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भूख नहीं लगी, आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग बट दिस डजंट मीन दैट आई एम नॉट हंग्री। जैसे कि उसने तुमसे बात की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे नाराज नहीं है, शी टॉक टू यू बट दिस डजंट मीन दैट शी इज नॉट अपसेट विथ यू। इस तरीके से, यानी एक चीज अगर ऐसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड you really enjoyed watching this video. Plus, you learned a lot from this video. In order to keep getting such videos in the future, and in order to keep improving your English like this, please feel free to subscribe to Let's Improve English if you haven't already, because lessons like this are uploaded every day on this channel. So friends, we'll meet in the next video. We'll talk in the next video. Till then, take care and bye-bye.